कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो के अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया था तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और वो टॉपिक क्या है कि भाई एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है और सेल साइकिल प्रोग्रेशन के अंदर इस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स यानी एपीसी का क्या रोल होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू टॉपिक। तो देखो इधर सबसे पहले कि ये जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि एपीसी होता है, ये लेट जीवन फेज से क्या मतलब है कि मान लो कोई सेल है, कोई एनिमल सोमेटिक सेल है और उसने अभी माइटोटिक डिवीजन खत्म करके जो अगले वाली उसकी डॉटर सेल होगी वो इंटरफेज के पहले फेज में एंटर हुई है यानी कि जीवन फेज में एंटर हुई है। तो मान लेते हैं कि भैया ये इतना पार्ट जो मैंने स्पाइरल फॉर्मेट में अरेंज किया है ये पूरी की पूरी इंटरफेज की जीवन फेज है। तो अब इस जीवन फेज के अंदर भी कई सारी फेजेस होती हैं, जैसे अर्ली जीवन फेज यानी कि जैसे ही कोई एनिमल सोमेटिक सेल जीवन फेज में एंटर करती है यानी अभी एंटर की है, नई एंटर की है, तो तब उसको हम बोलेंगे कि भाई वो एनिमल सोमेटिक सेल अर्ली जीवन फेज के अंदर है। जैसे ही वो सोमेटिक सेल जीवन फेज को क्रॉस करती हुई चली जाएगी और बीच में उसको एक पॉइंट को भी क्रॉस करना पड़ता है जिसको हमने नाम दिया था भैया रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। रिमेंबर इट और नॉट? भाई भूलना नहीं है, पीछे की सामग्री भूलनी नहीं है, कथा संपन्न हो नहीं पाएगी बिल्कुल भी अगर आप लोग ऐसे भूलेंगे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है जो कि जीवन फेज के अंदर होता है इसको हम स्टार्ट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और ये स्टार्ट पॉइंट हमारा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स से कंट्रोल होता है और वो ग्रोथ फैक्टर्स एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से थे? टेल मी, कौन कौन से थे? लाइक ईजीएफ था, लाइक पीडीजीएफ था। तो ये सारी चीजें भूलनी नहीं है, अगर भूल जाओगे तो सेल साइकिल प्रोग्रेशन हम लोग कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो यू नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू। सब चीज याद रखो भैया, बार बार रिवीजन करो क्योंकि एक दो बार में चीजें ना समझ में नहीं आ पाती हैं। आई नो दिस, तो आपको बार बार रिवीजन करना होगा। तो इधर देखो कि जीवन फेज में जब ये एनिमल सोमेटिक सेल होती है तो उसको एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट या फिर इसको स्टार्ट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इसको क्रॉस करना पड़ता है। और इसको क्रॉस करने के लिए इस एनिमल सोमेटिक सेल में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। और ये जो हमारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, अगर ये ग्रोथ फैक्टर्स किसी एनिमल सोमेटिक सेल के अंदर नहीं है तब क्या होगा, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो देखो फिर से देख लो एक बार कि अगर जीवन फेज के अंदर एनिमल सोमेटिक सेल के अंदर ये ग्रोथ फैक्टर्स यानी माइटोजेंस नहीं है तो ये जो एनिमल सोमेटिक सेल होगी ये जीवन फेज से एस फेज में ना जाकर के जीवन फेज से जी नॉट फेज में मूव कर जाएगी यानी कि रेस्टिंग फेज में मूव कर जाएगी। और उसके बाद आप लोग सेल साइकिल प्रोग्रेशन को भूल जाओ, सेल साइकिल भूल जाओ। अब जो सेल है वो आराम करने वाली है, कोई सेल साइकिल नहीं चलने वाला इधर। तो आगे क्या होता है अब हम लोग समझ क्या रहे थे यहां पर? हम लोग ये समझ रहे थे कि जैसे ही एनिमल सोमेटिक सेल इस जीवन फेज से एस फेज की तरफ एंटर करने वाली होगी तो अब ब्लू जो स्पाइरल बन रहा है ये हमारा एस फेज है। और एस फेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज है। कल ही हम लोग एस फेज कंट्रोल डिस्कस किए हैं, किस तरीके से कौन कौन से चीजें आकर के ऐड होती हैं, किसका फॉस्फोराइलेशन होता है, किसको जैमिनिन आकर के इनहिबिट करता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेक नहीं किया है देन जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट, तभी समझ में आएंगी चीजें। यहाँ भी जैमिनिन लिखा हुआ होगा, ये रहा इधर जैमिनिन। तो ये जैमिनिन क्या है, कैसे पता चलेगा?
तो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट किया करो, बेसिक्स से स्टार्ट करो। हम लोग बेसिक्स पार्ट 1 भी डिस्कस किए हैं, बेसिक्स पार्ट 2 भी डिस्कस किए हैं, तो जस्ट गो एंड चेक ऑल द वीडियोस। यहाँ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स पर आकर मत बैठ जाओ। तो देखो इधर क्या हो रहा है कि ये जैसे ही G1 फेज से S फेज की तरफ ये सेल एंटर करेगी, तो ये लास्ट वाला जो G1 फेज का पार्ट होता है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे कि भाई अब जो सेल है वो लेट G1 फेज में है। और इसी लेट G1 फेज के अंदर ये जो हमारा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसको टर्न ऑफ कर दिया जाता है। और क्यों टर्न ऑफ किया जाता है उसका भी अपना रीजन है। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा G1 फेज के अंदर, तभी तो बंद किया है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि भाई जब लेट G1 फेज के अंदर होती है सेल, या फिर अर्ली G1 फेज के अंदर होती है, यानी कि मेनली आप ऐसे समझ लो कि जब G1 फेज के अंदर होती है तो बेचारे वो दो जो मॉलिक्यूल्स थे CDC6 और CDT1 को बुला लिया जाता है कि भाई आपकी ज़रूरत है, आप आ जाओ। अब बाद में पता चला उनको कि हमको तो सिर्फ इसलिए बुलाया था कि हम इस MCM27 हेलिकेज को इस DNA के ऊपर बाइंड करा दें, और फिर बाद में बोला जाता है कि भाई आप लोग निकलो, आपका काम खत्म। अब वो जाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि अभी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो खेल तमाशा स्टार्ट नहीं हुआ। उनको जाने को बोल रहे हो आप लोग, कैसे जाएंगे? वो जाने से मना कर देते हैं। तो सेल क्या करती है, उनको हटाने का भी बंदोबस्त करती है। तो उसी तरीके से ये जो लेट G1 फेज के अंदर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि APC होता है, ये भी कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, तभी इसको हटाया जा रहा है। अब ये गड़बड़ क्या करता है वो आपको बाद में समझ में आएगा। फिलहाल ये देखो और इतनी बात अपने दिमाग में भर लो कि जैसे ही सेल अर्ली G1 फेज से होते हुए लेट G1 फेज में आएगी, यानी कि जब लेट G1 फेज में होगी, तब ये APC वाला कॉम्प्लेक्स टर्न ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है। और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स टर्न ऑफ किया जाता है, वैसे ही कल हम लोग एक मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, जैमिनिन। जाके पीछे देखना ही पड़ेगा एस फेज कंट्रोल को। जैमिनिन कैसे बताऊं अब आप लोगों को, फिर भी बता देते हैं। फिलहाल के लिए अभी बताती हूं। पहले ये समझो कि जैसे ही APC टर्न ऑफ होगा, APC के टर्न ऑफ होने के बाद जो जैमिनिन है उसकी अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक जैमिनिन आएगा, दूसरा जैमिनिन आएगा, तीसरा जैमिनिन आएगा, और फर्दर ऑन बहुत सारे जैमिनिन इकट्ठा होते हुए चले जाएंगे। और पहले क्यों इकट्ठा नहीं हो रहे थे? क्योंकि ये जो APC होता है G1 फेज के अंदर, ये जैमिनिन के फॉर्मेशन को होने ही नहीं देता। यानी कि अगर APC होगा किसी भी एनिमल सोमेटिक सेल के अंदर, तो वो जैमिनिन का वहां पर डिग्रेडेशन कराता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि ये APC को क्या कर दो, टर्न ऑफ कर दो, क्योंकि भाई अंत में अर्ली G1 फेज के अंदर तो जैमिनिन चाहिए, जब सेल जो है वो G1 फेज से S फेज की तरफ मूव करेगा। और क्यों चाहिए? क्योंकि जैमिनिन ही वो मॉलिक्यूल होता है या वो प्रोटीन होता है जो कि लेट G1 फेज के अंदर जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स की असेंबली बनती है, उसमें एक फालतू का मॉलिक्यूल होता है CDT1, और उस CDT1 को खत्म करने का काम, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करने का काम ये जैमिनिन करता है। तो चीजें कोरिलेट हो रही हैं, और बेटर कोरिलेट तभी होंगी व्हेन यू विल गो बैक एंड चेक दैट वीडियो जिसमें हम लोग एस फेज कंट्रोल इन सेल साइकिल प्रोग्रेशन डिस्कस किए हैं। इससे पीछे वाला वीडियो ही है, सेल साइकिल वाली प्लेलिस्ट में आप लोगों ने मिल जाना है। तो अब आगे समझो कि भाई जैसे ही APC लेट G1 फेज के अंदर टर्न ऑफ हुआ है, वैसे ही APC गया, जैमिनिन खुश। जैमिनिन आकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो गई जैमिनिन की। तो जैमिनिन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैमिनिन का क्या काम हम लोगों ने देखा था कल, कि जैमिनिन
लेट जीवन फेज के अंदर जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है, उस प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में दो फैक्टर्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वहां से हटने को मना कर देते हैं। और वो दो कौन से मॉलिक्यूल्स थे? वो थे हमारे CDT1 और CDC6। और उनका भी रोना बेचारों का ठीक था, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारा काम क्या, इस MCM27 कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग को ही फैसिलिटेट करना था, हमें भी रेप्लिकेशन में लेकर के चलो, क्यों नहीं लेकर के जा रहे एस फेज में। तो उन दोनों को भगाया जाता है और उनमें से एक मॉलिक्यूल को यानी CDT1 को हटाने का काम ये जेमिनिन करता है। जो जेमिनिन तभी आएगा जब ये APC वाला कॉम्प्लेक्स वहां से हटेगा। तो चीजें कोरिलेट हो रही होंगी थोड़ी थोड़ी, अगर नहीं हो रही हैं तो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल ID दी हुई है, यू गाइज कैन पोस्ट योर क्वेरीज देयर, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, राइट। फिलहाल के लिए ये देखो कि भाई जेमिनिन जैसे ही एक्युमुलेट होता चला जाएगा लेट जीवन फेज के अंदर, तो वहां पर जो हमारी प्री रेप्लिकेटिव असेंबली बन रही थी, ये बन रही थी, इस नाम की कोई चिड़िया थी ना कल, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स वाली असेंबली। इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीजें थी ये भी बता दो मुझे। एक तो ORC का प्रोटीन था ना, ORC था, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और क्या था, CDT1 था, और क्या था, CDC6 था, और क्या था भैया, MCM27 कॉम्प्लेक्स था जिसको हम हेलिकेज बोल रहे थे। याद आ रही हैं ये चीजें या नहीं आ रही हैं? नहीं आ रही हैं तो एक बार जाके फिर से रिवीजन मार के आओ। तो ये जो प्री रेप्लिकेटिव असेंबली थी, इसमें ये सारी चीजें थी। अब यहां पर तीन चीजों का काम खत्म हो जाता है। तो भाई वजन क्यों ढो करके चले, गधा थोड़ी ना है हमारा DNA जो सारी चीजों को ढो करके ले जाए और एस फेज में ले जा करके रेप्लिकेशन की स्पीड को स्लो कर दे। नहीं करेगा। वो क्या करता है कि जिन जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उनको हटने को बोलता है। तो वहां पर ये तीनों चीजें जो होती हैं, ORC, CDT1, CDC6, ये तीनों हटने से मना कर देती हैं कि भाई पहले क्यों बुलाया था, रेप्लिकेशन में जाना है हम लोगों को, लेकर के चलो। लेकिन वो मना करता है कि नहीं लेकर के चलेंगे। फिर क्या होगा? फिर ये होता है कि जो हमारा प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में ये जो हमारा CDT1 मॉलिक्यूल होता है, इसको हटाने की जिम्मेदारी जेमिनिन को दी जाती है, क्योंकि ये ORC और CDC6 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन से डरते हैं। और ये जो है फॉस्फोराइलेशन से डरते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई मेरा सब कुछ हो लेकिन मेरे साथ फॉस्फोराइलेशन नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स की जो कमजोरी होती है वो हमारी फॉस्फोराइलेशन होती है। यानी कि इन दोनों के साथ कुछ भी करो लेकिन इन पे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स की बौछार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि हमारा जो एस फेज का CDK2 है, यानी जैसे ही ये प्री रेप्लिकेटिव असेंबली लेट जीवन फेज से, यहां से देखो, यहां से जैसे ही एस फेज में एंटर करेगी तो ये वाला जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, इस स्टार्टिंग वाले पोर्शन के अंदर CDK2 एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या है CDK2? भूल रहे हो भाई तुम लोग तो। You guys are forgetting everything. Don't do this. Just go and check that video. ऐसे नहीं करना है। तो याद आ रहा है कि एस फेज के अंदर जो CDK होता है वो CDK2 होता है, और जब हमारी सेल्स जीवन फेज के अंदर थी तो वहां पर जो हमारा CDK था वो CDK4 होता है या फिर CDK6 होता है। चीजें नहीं भूलनी है, याद रखनी है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही ये सेल लेट जीवन फेज से अर्ली एस फेज में एंटर करेगी वैसे ही वहां पर CDK2 बैठा हुआ होगा। और ये जो CDK2 होता है ये क्या करता है, ये जा करके ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो फॉस्फोराइलेशन से डरते हैं कि भाई कुछ भी हो हमारे साथ लेकिन फॉस्फोराइलेशन नहीं होना चाहिए, यानी फॉस्फेट ऐड नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर।
तो ये जो CDK2 होता है, मैं कई बार बता चुकी हूं कि ये जो है काइनेजेस होते हैं, और काइनेजेस जितने भी एंजाइम्स आप लोग डिस्कस करेंगे या हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में, वो सारे के सारे फॉस्फोराइलेशन कराते हैं। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो क्या करेंगे कि ये जो CDK2 होंगे, ये ORC यानी ऑराइजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स और CDC6 का फॉस्फोराइलेशन करा देगा, और जैसे ही इनका फॉस्फोराइलेशन होगा वैसे ही डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये बात हो गई हमारी कि प्री रेप्लिकेटिव असेंबली में ये 4 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन जब ये प्री रेप्लिकेटिव असेंबली एस फेज की तरफ आगे बढ़ेगी तो उनमें से इन 3 का काम खत्म हो जाता है, और जो DNA है वो इन 3 को हटा देता है अपने ऊपर से। हटाने के तरीके भी मालूमात कर लिए। तो इधर देखो, तो अब तो समझ में आया होगा कि ये जो जैमिनिन होता है, ये जैमिनिन प्री रेप्लिकेटिव असेंबली में जब लेट G1 फेज से एस फेज की तरफ सेल बढ़ती है, अर्ली एस फेज में होती है, तो ये जैमिनिन का एक्युमुलेशन होने लगता है, और ये जैमिनिन इस CDT1 को इनहिबिट कर देता है। क्योंकि ये जो हमारा CDT1 था, ये फॉस्फोराइलेशन से नहीं डरता है। ये फॉस्फोराइलेशन इसकी कमजोरी है ही नहीं। फॉस्फेट के आयंस की इसके ऊपर बरसात कर दो या फिर फॉस्फेट के आयंस के बॉम्ब गिरा दो, ये नहीं डरने वाला। तो ये डरता किससे है? अब DNA सोचता है भाई मैं क्या करूं, सोमेटिक सेल सोचती है मैं क्या करूं, इसको कैसे भगाऊं। तो इसकी कमजोरी होती है कि ये जैमिनिन से डरता है। जैमिनिन को लाओ, जैमिनिन आकर के इसको इनहिबिट कर देगा। तो वही होता है कि जैमिनिन जो है वो हमारा CDT1 को इनहिबिट कर देता है। आ गई ये 3 चीजें समझने में? नहीं आई? रिवाइंड करके देखो। अब फिलहाल ये समझो आप लोग कि 2 सिनेरियो हैं हम लोगों के पास। पहला जो सिनेरियो है वो है जब हमारी सेल लेट G1 फेज के अंदर है, और जब हमारी सेल इस लेट G1 फेज यानी यहां पर है, तब क्या होता है, वो वाला सिनेरियो इधर है, वो वाली सिचुएशन इधर डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब जो सेल है वो लेट G1 फेज और लेट G1 नहीं, लेट माइटोटिक फेज यानी लेट M फेज के अंदर होगी। और M फेज के अंदर क्या होता है? अल्टीमेटली डिवीजन होता है और एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। तो जब सेल लेट माइटोटिक फेज में होगी तब क्या हो रहा होगा? तब ये APC क्या काम कर रहा होगा? जैमिनिन क्योंकि APC से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये क्या काम कर रहा होगा? प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इतना जोर दे रहे हैं इस पर, तो मिस मत करना इसको। तो देखो इधर क्या होगा कि लेट G1 फेज के अंदर देखो सबसे पहले, यानी कि सेल इधर है। तो तब क्या होगा? जब लेट G1 फेज के अंदर सेल होती है, तब इस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एनिमल सोमेटिक सेल इनएक्टिव कर देती है। और उसके इनएक्टिव करने का रीजन होता है कि भाई लेट G1 फेज के अंदर जो प्री रेप्लिकेटिव असेंबली बनी है, उस प्री रेप्लिकेटिव असेंबली में एक CDT1 नाम का मॉलिक्यूल है जिसको हटाना जरूरी है, और इसको हटाने के लिए जैमिनिन का आना जरूरी है। लेकिन जैमिनिन तब तक नहीं आएगा जब तक ये APC इस लेट G1 फेज से नहीं हटेगा। तो सबसे पहला काम जो हमारी एनिमल सोमेटिक सेल करती है वो इस APC को इनएक्टिव करती है। जैसे ही APC इनएक्टिव हुआ वैसे ही जैमिनिन आकर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे टीचर के जाने के बाद बच्चे नाचने लगते हैं, वैसे ही APC जो है वो जैमिनिन, APC के जाने के बाद ये जैमिनिन भी नाचने लगेगा और एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्युमुलेट होने के बाद क्या करेगा? ये CDT जो होगा हमारा प्री रेप्लिकेटिव असेंबली के अंदर, उसको ब्लॉक कर देगा। ये रहा ब्लॉक का साइन। और जैसे ही
ये CDT1 ब्लॉक होगा, वैसे ही प्री रेप्लिकेटिव असेंबली जो लेट जीवन फेज में बनी है उसका क्या हो जाएगा, डिसअसेंबली हो जाएगा। और ये तब होता है जब सेल लेट जीवन फेज से एस फेज में एंटर हो जाती है। यानी एस फेज के अंदर ये जेमिनिन को बुलाया जाता है और जेमिनिन आकर के इस प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स से CDT1 को हटा देता है, इसको ब्लॉक कर देता है। तो ये जो हमारा प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है इसकी डिसअसेंबली हो जाती है। तो ये बात समझ में आई। अब इधर देख लो, ये तो हो गई जब सेल लेट जीवन फेज में है। लेकिन एक और सिनेरियो होता है कि भाई अगर सेल लेट एम फेज के अंदर है, यानी कि यहां पर है जहां पर ये वाली जो सेल होगी वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होने वाली होगी, तब क्या होगा? तो तब क्या होता है कि जो APC होता है वो वापस से एक्टिव हो जाता है। यहां पर आकर के APC वापस से एक्टिव हो जाता है और जैसे ही ये APC एक्टिव होता है, अब हमें पता है कि APC क्या काम करेगा, जेमिनिन को डिग्रेड करने का। तभी तो यहां पर APC को इनएक्टिव किया था, क्योंकि जेमिनिन की जरूरत थी प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स से CDT1 को हटाना था, लेकिन अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। यानी कि अब हम लोगों ने इस जेमिनिन की जरूरत नहीं है लेट एम फेज के अंदर। तो अब APC एक्टिव होता है और इसका डिग्रेडेशन कर देता है, और जैसे ही इसका डिग्रेडेशन होता है वैसे ही वापस से ये जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स की यहां पर डिसअसेंबली करा दी गई थी, अब वापस से ये जो एनिमल सोमेटिक सेल है ये अपनी डॉटर सेल को जो बना कर देगी, उन डॉटर सेल्स में जीवन फेज स्टार्ट होगी और जीवन फेज के अंदर वहां पर वापस से प्री रेप्लिकेटिव असेंबली का बनना जरूरी है। तो जब प्री रेप्लिकेटिव असेंबली का बनना जरूरी है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स की असेंबली का बनना जरूरी है, तो वापस से CDT चाहिए, क्योंकि CDT1 और CDC6 के बिना तो MCM27 हेलिकेज आएगा नहीं। तो वापस से वही प्रोसीजर चलता है। बाद में इसको समझ में आता है कि भाई हमारे साथ तो धोखा हो गया। किसको? CDC6 को और CDT1 को, कि भाई हमको तो सिर्फ बाइंडिंग के लिए ये लोग लाए थे, ये तो गलत है, हम लोगों को रेप्लिकेशन में जाना है। फिर से वही सारा प्रोसीजर चलता है इन लोगों के साथ, इनको हटाया जाता है, भगाया जाता है, बड़ी मुश्किल से बेचारे बहुत किचकिच होती है। किचकिच या चिक चिक, एग्जैक्टली बहुत चिक चिक होती है, इतनी चिक चिक नहीं चाहिए। तो क्या हुआ था, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? हाँ, कि भाई APC जो है वो यहां पर एक्टिव होगा, जेमिनिन को डिग्रेड कर देगा, जेमिनिन डिग्रेड तो CDT1 एक्टिव, और CDT1 एक्टिव तो वापस से प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स की असेंबली का फॉर्मेशन शुरू। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो यू गाइज कैन पोस्ट योर क्वेरीज ऑन माई email ID जो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू इट, and you can share these videos to your friends as well who are preparing for exams like CSIR, NET, GATE, Excel, GATE, BT, ICR, JRF, ICMR, JRF, DBT, JRF, BARC वाला पेपर, PhD एंट्रेंसेस, DU एंट्रेंसेस, या फिर स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स जो हमारे लाइफ साइंसेस से रिलेटेड होते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियोज टू देम एज वेल। पूछोगे कि हम क्यों करें ऐसा? बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? तो डू दिस, और हम लोग कल मिलते हैं और कल के वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे वो बता करके जाती हूं। कल के वीडियो के अंदर हम लोग एम फेज में एंटर कर गए, एम फेज में एंटर कर गए ना। अब हम लोग एस फेज हम लोग कल डिस्कस कर लिए हैं, और G2 फेज में जो एनिमल सोमेटिक सेल है वो ऐसा कुछ खास करती नहीं है। G2 फेज में बस रुकती है कि भाई अब एम फेज में आने वाले हैं, डिवीजन होने वाला है, और एक सेल से 2 सेल, जिसके लिए ये इतना बड़ा तमाशा चला था, यानी सेल साइकिल प्रोग्रेशन चला था, ये खत्म होने वाला है।
तो यहां पर यानी G2 फेज के अंदर सेल वेट करती है कि मैं माइटोटिक फेज में जाने वाली हूं, वहां मेरा डिवीजन होने वाला है। तो G2 फेज में ऐसा कुछ होता नहीं। तो हम लोग G1 फेज डिस्कस कर लिए। G1 फेज के अंदर हम लोग वो पूरी सिग्नलिंग डिस्कस किए थे कि भाई साइक्लिन जो होगा, साइक्लिन डी कैसे बनता है, CDK4 को जाकर के कैसे एक्टिवेट करता है, फिर CDK4 रेटिनोब्लास्टोमा का कैसे फॉस्फोराइलेशन करेगा, E2F कैसे फ्री होगा, और E2F फ्री होने के बाद क्या क्या किस किस चीजों का एक्सप्रेशन इंड्यूस करता है। तो ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो कल के वीडियो के अंदर हम लोग एक्टिवेशन ऑफ MCDK पढ़ेंगे कि माइटोटिक फेज के जो CDK होते हैं उनका एक्टिवेशन किस तरीके से होता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देन यू गाइज कैन लाइक ज्वाइन मी, यू गाइज कैन कम, आनंदित फील करेंगे आप लोग। ओके, तो कल मिलते हैं। बाय बाय।